देखिए क्लास 11th मैंने आप लोगों को जो आज चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो आप पढ़ेंगे क्लास यहाँ पर 11th में, उसके लिए इस चैप्टर में भी आपको जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 8th में भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। तो जो कंसेप्ट आपने उन क्लासेस में पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सारी चीज़ें जो हैं हम उनका यूज़ यहाँ पर भी करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी, और इसके साथ कुछ नए कंसेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने सामने आपके लिख रखी हैं जो आपको दिख रही होंगी, उम्मीद है मुझे। बिल्कुल ये सब आप जानते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, क्वाड्रेंट, ओरिजिन, ये सारी बातें आप जानते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं नया। इधर डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। मान लीजिए कि अगर ऐसे कर देते हैं, ये इसी में है, ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई लाइन है जिसमें 2 पॉइंट गिवन हो x1 y1 और x2 y2, तो अगर उस लाइन की डिस्टेंस या उस लाइन की लेंथ आपसे पूछी जाए, या कोई 2 पॉइंट ही सिंपल गिवन हो और उनके बीच की डिस्टेंस पूछ दी जाए, तो हमारे सामने ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरी बात, मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिखा है। मान लीजिए कि कोई एक लाइन है जिसको कोई एक पॉइंट है वो किसी रेशियो में डिवाइड कर देता है, वो रेशियो L और M का रेशियो है, L/M के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो उस कंडीशन में मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x और y हैं, तो मैं आपसे x और y की वैल्यू पूछूं तो x की वैल्यू हो जाएगी Lx2 प्लस Mx1 अपॉन L प्लस M। इसी तरह y की वैल्यू हो जाएगी Ly2 प्लस My1 अपॉन L प्लस M। ये बात भी आपने पढ़ी है 10th में। हालांकि ये इंटरनली पॉइंट डिवाइड कर रहा है, अगर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करे तो x इक्वल हो जाएगा Lx2 माइनस Mx1 अपॉन L माइनस M, और y इक्वल हो जाएगा Ly2 माइनस My1 अपॉन L माइनस M। अगर वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है तब ये फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सब जानते हैं, 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बाहर ये मॉड्यूलस लगा हुआ है जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एरिया जब भी आएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, उसका साइन कभी नेगेटिव नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि किसी भी चीज़ का जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ का एरिया। हाँ, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं ऐसे कि जिनकी वैल्यू रखने पर आपका आंसर कैसा आ रहा हो, माइनस आ रहा हो, इसीलिए बाहर मैंने ये मॉड्यूलस लगा रखा है जो क्या कर देगा, उसको प्लस में कर देगा। मान लीजिए आप किसी चीज़ का एरिया फाइंड करें और -6 आता है, तो ये मॉड्यूलस जब आप हटाएंगे तो हो जाएगा 6, यानी आपका क्वेश्चन का ये बनेगा 1/2 इंटू 6, तो 3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो एरिया निकाला जा सकता है। तो यहाँ तक की बातें जो हैं ये आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है ना। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि फॉर्मूले नोट कर रहे हैं, तो अगर नोट करना चाहें तो आप ये फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे जो चीज़ें हैं उन पर बात करते हैं। चलिए जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 11th, इसके बाद मैंने लिखा हुआ है आपके सामने सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में जो है सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करें, इस पर बात कर रहे हैं हम आपसे। देखिए जो ट्रायंगल में जब मैंने सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल लिखा है तो पहले तो ये पता होना चाहिए सारे लोगों को कि ये सेंट्रॉइड क्या होता है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें सेंट्रॉइड के बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि तमाम सारे लोग आप में से जानते भी हैं। क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर है, तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, तो अगर हम पॉइंट A से क्या करें, मीडियन ड्रॉ करें। अच्छा, मीडियन क्या होती है? मीडियन वो लाइन होगी जो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ करी जाती है और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यानी AP यहाँ पर मीडियन है जिसने अपोजिट साइड यानी BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी BP और CP क्या है, आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये Q पॉइंट है, ठीक है ना, दिख रहा है ना सभी को, ये Q पॉइंट है। उसी तरह से BQ भी एक मीडियन है जिसने AC जो साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, CQ और AQ, इसे मीडियन कहते हैं। ऐसी यहाँ C से भी एक मीडियन जा सकती थी, और आप सबको पता है कि ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाती है, एक पॉइंट पर मिलती है तीनों मीडियन, और वो जो पॉइंट होता है उसे G से मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसी पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड।
ट्रायंगल में वही पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। और मैंने उस यहाँ पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं, x, y। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के x2, y2, सी के x3, y3 और जो जी सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखे, x, y। और यही आपको फाइंड करने हैं कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। उससे पहले आप सबको मैंने एक बात बता रखी है, सारे लोग जानते हैं कि जो मीडियन होती है ट्रायंगल में वो सेंट्रॉइड जो होता है वो उसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये बात भी आप जानते हैं कि मीडियन ट्रायंगल की जो होती है उसमें सेंट्रॉइड उसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब अगर मैं इस पॉइंट P की बात करूं तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे निकाले जाएं, ये मिड पॉइंट है B और C जो का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आप सबको पता है। मिड पॉइंट होता है, आप सबने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट हो जाएंगे। x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, यानी ये पॉइंट आपको मिल जाता है x2 प्लस x3 अपॉन 2, दिख रहा है ना सभी को, और सॉरी यहीं पे कॉमा लगाते हैं, और y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब आप देखिए, अब आपको ये AP लाइन दिख रही है और ये पॉइंट जो G है वो उसे इंटरनली 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अभी मैंने इससे पहले सेक्शन फॉर्मूला बताया था, उसका यूज कर लीजिए। ये L है, ये x2 है, ये M है और ये x1 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, होता है L(x2), L मतलब 2 इंटू x2 यानी क्या x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये पूरा x2 है, प्लस m यानी 1 और x1 यानी कि x1 ही है, अपॉन में क्या होता है l प्लस m यानी कि 2 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये मिलेगा आपको, ये है x1 का 1 से इंटू करेंगे तो x1 आ जाएगा, प्लस ये x2 और प्लस x3 और अपॉन में 3, यानी कि x की वैल्यू ये आ जाती है। इसी तरह जब आप y फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होते हैं ट्रायंगल में सेंट्रॉइड। क्या होते हैं सेंट्रॉइड, यानी जो G पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और ये x1 x2 x3 क्या है, ये इस ट्रायंगल की जो वर्टेक्स दिए गए हैं ना उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, y1 y2 y3। अब ये x1 y1 आप किसी को भी, इसको x1 मान ले, इसको x2 मान ले, इसको, इससे तो थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है, पर ये वैल्यूज यहाँ से रखी जाएंगी और इससे आपको किसी ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। जल्दी से इस बात को सारे लोग, कुछ लोग नोट कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग जानते भी हैं। ये मिड पॉइंट समझ गए आप, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है उससे मैंने ये निकाला, ये समझ गए सारे लोग। इस तरह हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड कर लेते हैं। जल्दी से नोट करें, फिर हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 11th है आप सब। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अब लोकस और उसकी इक्वेशन की। देखिए क्या होता है ना, तमाम सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ आपसे लोकस पूछी जाती है, उसकी इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन में। तो जान लेते हैं कि पहले ये लोकस है क्या फाइंड करना होता होगा। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल मामला है जिसको आपको समझ लेना चाहिए। क्या होता है कि जब भी कोई पॉइंट मूव करता है, ठीक है ना, क्या होता है कि जब कोई पॉइंट मूव कर रहा हो और वो किसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है ना, अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है और मूव करते हुए वो किसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो जब पॉइंट मूव करता है तो मूव करते हुए जो वो पाथ ट्रेस करता है, जो पाथ बनता है, जिस पाथ पर वो मूव करता है, उस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, लोकस कह सकते हैं। या टेक्निकली देखा जाए तो लोकस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है और जो कि उस पाथ में होते हैं, उसी पाथ में होते हैं जिसमें क्या करता है, वो पॉइंट मूव करता है, तो इसे सेट ऑफ पॉइंट्स भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर लाइन पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है ना, ये A है मान लीजिए और ये B है, और मैं आपसे कहता हूँ
कि एक पॉइंट P है जो A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। मैं आपसे क्या कहता हूं कि पॉइंट P जो है वो A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो वो पॉइंट अगर आप देखें, अगर वो पॉइंट P मूव कर रहा हो तो वो कहां पर मूव करेगा? क्वेश्चन आपके सामने मैं ये रखूं तो आप कहेंगे सर अगर A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है तो A और B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं। कुछ ऐसे मान लीजिए हमने कर लिया ये, तो आप कहेंगे सर वो पॉइंट जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां पर 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 हो सकता है, जहां कहीं भी होगा। लेकिन अगर हम A से उसकी ये डिस्टेंस देखेंगे और फिर हम B से उसकी ये डिस्टेंस देखेंगे, मान लीजिए वो पॉइंट P यहां पर है, तो दोनों तरफ से वो डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो अब इस पूरे पाथ, इस पूरी जो ये आप देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो देख रहे हैं, इसमें मैं देखिए कितने सारे पॉइंट बना दे रहा हूं। ये सारे पॉइंट A और B से क्या हैं? इक्वल डिस्टेंस पर हैं। सारे के सारे पॉइंट A और B से क्या हैं? इक्वल डिस्टेंस पर हैं। यानी कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पर मूव कर रहा है। तो यानी अगर हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दें तो वही उस लोकस की क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ आ रही है? फिर इक्वेशन कैसे फाइंड करनी वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको लोकस आपको पता होना चाहिए था कि लोकस किसे कहते हैं। जब भी ये अलग अलग, ये तो मैंने एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ ट्रायंगल में ले लिया, पर जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह ट्रायंगल में ही ले। हम पैराबोला में किसी विषय पर बात कर रहे होंगे, किसी सर्कल में कोई बात कर रहे होंगे, या कहीं भी बात कर सकते हैं। पर अभी हमने आपके सामने केवल एक ट्रायंगल में छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि अगर मान लेते हैं कि दो पॉइंट है A और B, और मैं आपसे कहूँ कि हमें एक ऐसा पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट हमेशा क्या होगा? A और B के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वो कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो ये पूरे इसमें मूव कर सकता है, वो पॉइंट कर सकता है ना। तो पॉइंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और जब पॉइंट मूव कर रहा है तो अगर हम उसको ज्वाइन कर दें आपस में तो क्या बन जाता है? एक पाथ बनता है, और उसी पाथ को क्या कहा जाता है? लोकस कहा जाता है। तो आप लोकस, आप सारे लोगों को समझ में आ गई बात? किसी को कोई आपत्ति इसमें नहीं है ना? अब अगर लोकस समझ जाते हैं तो चलिए यहीं पर इंक्लाइनेशन पर भी बात कर लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं ऐसे, है ना। इंक्लाइनेशन आप सब हालांकि जानते होंगे, किसी लाइन के इंक्लाइनेशन पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसका हमें यहाँ काफी यूज करना पड़ेगा, तो हम इसीलिए हम जो है यहीं पर बात कर लेते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन की। मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसे बनाया, एक्सिस तो समझते हैं ना आप लोग, सारे लोग जानते हैं एक्सिस में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ये सब जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक कोई लाइन हम इस तरह ड्रॉ कर दें, और वो लाइन क्या करती हो, वो लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां से ऐसे चले, ये एंगल बना, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। क्या है? थीटा है। तो इसी एंगल को कहा जाता है इंक्लाइनेशन। इस लाइन का इंक्लाइनेशन बोला जाएगा। यानी कि कोई भी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल, देखिए इधर एंगल जो बनेगा ये क्या होगा? ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से देखें, अगर ऐसे देखें तो ये होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपने इसे थीटा मान लिया है। पर यहां पर ये जो थीटा है इसको क्या कहा जाएगा? इंक्लाइनेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंक्लाइनेशन बोला जाएगा। तो कोई भी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रही होती है उसी को उसका इंक्लाइनेशन बोल दिया जाता है। और अगर हम इस इंक्लाइनेशन को 10 में लिख दें, 10 थीटा लिख दें, अगर हम 10 थीटा लिखें तो इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को कहा जाता है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप कहें या फिर आप इसे ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कह सकते हैं? ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे स्लोप और ग्रेडियंट को, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने आपको बताया, लोकस आप जान चुके थे, इंक्लाइनेशन आप समझते हैं। यहीं पर मैंने आपको बताया कि अगर हम ये जो एंगल है इसका 10 फाइंड कर ले तो क्या हो जाएगा, यानी 10 थीटा जो होता है वो स्लोप होता है लाइन का। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल होता है 10 थीटा। इसे स्लोप भी कह सकते हैं, इसे ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें बताई, अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बातें जानते हैं। देखिए क्लास 11th, इसके बाद मैंने आपके सामने जो लिखा हुआ है उसे ध्यान से देख लें। मैंने लिखा है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन।
देखिए आपके सामने एक फिगर छोटा सा बनाया हुआ है मैंने, एक लाइन दिख रही है आप सबको। अच्छा, इस लाइन पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका x1, y1, और एक ये पॉइंट है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। मैं आपसे कह रहा हूँ इस लाइन की स्लोप बताइए। आप कहेंगे सर लाइन की स्लोप m = tan थीटा, हो गया, थीटा दिया गया है। पर मान लीजिए ये एंगल दिया ही ना गया हो, आपको ये एंगल पता ही ना हो, उस कंडीशन में आपको स्लोप निकालनी हो, क्या करेंगे? आपको लाइन पर दो पॉइंट पता है पर आपको ये थीटा एंगल के बारे में पता नहीं है। अब आपसे कह दिया जाए कि स्लोप बताइए, क्या करना चाहिए हमें? हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं। मैं अगर इसको कुछ ऐसे बनाऊं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं भला? क्या बता सकते हैं, ज़रा देखते हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ये x2, y2 है ना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये y2 है। इसका तो यही मतलब हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? पहले ये देख लें आप। इसी तरह से अगर मैं यहाँ देखूँ, ऐसे इसको मिलाऊं परपेंडिकुलर, तो आप देखिए x1, y1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हुई x1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हुई y1, ठीक है ना? अब इसको भी मैं ऐसे मिला देता हूँ। अच्छा, ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये क्या है? पैरेलल। अगर इस एंगल को हम थीटा कहते तो ये भी क्या होता? थीटा ही होता, कुछ और नहीं होता। पर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, हमें इस एंगल की वैल्यू नहीं पता है, और हमें स्लोप बतानी है। पॉइंट दो पता है। अब जरा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी कितनी है? ये तो आप कहेंगे सर ये तो y2 है, क्योंकि y एक्सिस की डिस्टेंस है ना, ये देखिए y एक्सिस है ना, ये तो इसी के है, तो ये y2 है, तो ये पूरी डिस्टेंस y2 है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो y1 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है? ये y1 है, और ये पूरी y2 है। यानी अगर मैं आपसे केवल इतनी डिस्टेंस की बात करूँ तो ये होगी y2 माइनस y1, होगी ना? कितनी होगी ये डिस्टेंस? अगर आपसे मैं यहाँ से यहाँ तक पूछूं तो आपकी होगी y2 माइनस y1। सबको ये समझ आ रहा है? बिल्कुल ऐसे यहाँ समझिए, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x2 है और इतनी x1 है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस आपसे पूछूं तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 होगी तो ये भी x2 माइनस x1 होगी। अब आप जानते हैं कि स्लोप होती है tan थीटा, तो अगर मैं tan थीटा फाइंड करूं इस ट्रायंगल में, जो भी यहाँ पे नेम लिख दीजिएगा, PQR जो भी कर देंगे उस ट्रायंगल में, तो होगा परपेंडिकुलर यानी y2 माइनस y1, और अपॉन में बेस यानी क्या? x2 माइनस x1। तो tan थीटा आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसी को आप m से रिप्रेजेंट करते हैं तो m इक्वल हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही स्लोप है। यानी अगर आपको दो पॉइंट गिवन हो और आपसे कह दिया जाए इस लाइन की स्लोप बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1 कर देना है। आपको क्या मिल जाएगी? स्लोप मिल जाएगी। बात समझ आ गई सारे लोगों को? तो मैंने स्लोप फाइंड करी जब हमारे सामने दो लाइन थी। अच्छा, एक बात और यहीं पे कर लें, यहाँ पर थीटा जो है वो आपका कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। पर अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो तो क्या कोई वैल्यू बदल सकती है? यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ी होती तो, ठीक है ना, क्या कुछ हो सकता था? इसको भी समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेंगे, ठीक है? इसको अच्छा नोट कर लें पहले, फिर हम आपको ये बात भी समझा देते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता तो क्या होता? आंसर यही आता कि कुछ और आता? इसको समझ लेते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें आप लोग। देखिए क्लास 11th, इसके बाद समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अभी भी वही लिखा रहने दिया है, लेकिन इस बार ये देखिए लाइन ऐसे जा रही है, तो ये जो थीटा एंगल बनना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो इंक्लाइनेशन है वो ये है थीटा। पर ये एंगल देखिए 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना, ये अभी इससे पहले एक्यूट एंगल था, 90 डिग्री से क्या था? छोटा था। पर अभी तो ये 90 डिग्री से क्या हो गया है? बड़ा एंगल हो गया, यानी ऑब्ट्यूस एंगल हो गया है। अब अगर आपको फाइंड करना हो तब क्या करेंगे? अच्छा, अगर ये थीटा है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? अगर इतना एंगल थीटा है तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा
इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है ये एंगल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ 10 180 माइनस थीटा, तो इससे क्या मतलब है, ये एंगल जो है वो रख दिया, ये एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, तो मैंने 180 माइनस थीटा रख दिया। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ये डिस्टेंस कितनी है, y2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, y1 है। तो इस पूरे से ये माइनस करेंगे, यानी हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन। अब देखिए ये बेस है, बेस चाहिए ना, बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी x1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो हो जाएगा x1 माइनस x2। पर 10 180 माइनस थीटा है तो होता है माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 थीटा ये है y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। अगर मैं इस माइनस को उधर भेज दूं तो 10 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, और ये माइनस इधर आएगा जब, तो अगर मैं ये डिनोमिनेटर में ये माइनस लाकर लगा दूं तो ये दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। यही, और इसी को आप m लिख देते हैं। यही फॉर्मूला तब भी आया था जब आपका एंगल क्या था, एक्यूट एंगल था थीटा, और यही फॉर्मूला तब भी आया जब थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। यानी कि लाइन ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, एंगल जो थीटा बन रहा है वो आपका चाहे 90 से छोटा बने चाहे 90 से बड़ा बने, अगर उस लाइन पर दो पॉइंट आपको गिवन हो तो हमेशा जो स्लोप होगी वो m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। क्या मेरी ये बात आप सबको समझ में आ गई है? आ गई है ना? चलिए इस बात को भी जल्दी से नोट कर लीजिए, हम तुरंत आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और कुछ नई चीजें जानते हैं। देखिए क्लास 11th, इसके बाद मैंने क्या लिखा है जरा समझिए। मैं बात कर रहा हूं कंडीशन ऑफ द लाइन टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। मान लीजिए दो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। पहले पैरेलल समझते हैं। देखिए मैंने आपके सामने दो लाइन बना रखी है। मान लीजिए ये लाइन L है और ये लाइन M है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। मान लीजिए ये लाइन x एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है और ये लाइन जो है वो अल्फा एंगल बनाती है, ठीक। एक लाइन मान लीजिए x एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ, और एक अल्फा बनाती है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो ये एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर इक्वल होगा यानी मैं लिख सकता हूं क्या, अल्फा इक्वल बीटा। तो अगर मैं दोनों साइड में 10 ले लूं तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल 10 बीटा। अच्छा 10 अल्फा क्या होगा भाई, अल्फा क्या है, लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा है, तो 10 अल्फा यानी कि ये स्लोप हो गई, और इसको मैं मान लीजिए इस लाइन की स्लोप m1 है और इस लाइन की जो स्लोप है वो 10 बीटा हो गई और वो m2 है, तो यानी m1 इक्वल क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इसलिए जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो हमेशा उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप अपनी तरह से लिख लीजिएगा कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस आर इक्वल, ठीक है ना, देन देयर स्लोप इज इक्वल, ऐसे लिख लीजिएगा। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप इज इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी स्लोप हमेशा क्या होती है, इक्वल होती। क्यों इक्वल होती है, क्योंकि वो दो लाइन जो होती हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती हैं वो एक जैसे होते हैं, वो बदल ही नहीं सकते। यहाँ बीटा और अल्फा दोनों क्या होंगे, एक बराबर होंगे, और जब एक बराबर होंगे तो दोनों साइड में 10 ले लीजिए तो 10 अल्फा इक्वल 10 बीटा आ जाएगा। एक को मैंने m1 लिखा, एक को m2 लिखा, तो m1 इक्वल m2 आ जाएगा। चलिए अब एक दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं जो मैंने लिखी है परपेंडिकुलर की। इसे रफ कर दें, हम सारे समझ रहे हैं ना आप सब, इसे मैंने रफ कर दिया। यहीं पर हम दूसरी कंडीशन पर भी बात कर लेते हैं कि अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे जो है मैंने बना दिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट बना लिए, ठीक। एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है और एक लाइन कुछ जो है ऐसे जाती है। ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बनाती है।
ठीक। और देखिए ये लाइन जो है, जो आप देख पा रहे हैं, ये मान लीजिए आपका M है या L है, कोई भी मान लीजिए M लाइन है, ये L लाइन है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, और दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, ये एंगल मान लीजिए है, और इसको मैं बीटा लिख देता हूँ। और ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, ये एंगल, इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता, चलिए यहीं लिख देता हूँ, दिख रहा है ना सबको। अच्छा, अब आप एक बात समझिए, अगर मैं अल्फा प्लस 90 करूं तो बीटा के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल बना, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। और आप सबको पता है कि ट्रायंगल में, अगर आपने 9th क्लास पढ़ा हो, 8th पढ़ा हो, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपोजिट दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। ये बात आप सबने पढ़ी होगी, अगर मैथ ले रखी तो इतनी बातें आप सब जानते होंगे, है ना। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 90 इक्वल हो जाएगा क्या, बीटा के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब अगर मैं 90 को उधर भेज दूं तो अल्फा इक्वल क्या हो जाता है, बीटा माइनस 90 हो जाता है, हो जाता है भाई। 90 उधर गया तो हो जाएगा। दोनों साइड में अगर 10 ले लिया जाए तो क्या होगा, यहां पर मैं कर सकता हूं, दिख रहा है ना सबको। एक तरफ हो जाएगा 10 अल्फा और दूसरी तरफ हो जाएगा 10 बीटा माइनस 90। अच्छा, अगर मैं इन दोनों से बीटा कॉमन कर लूं, 10 माइनस कॉमन कर लिया, ऐसे कर देते हैं, समझिए बात को, माइनस ऐसे कॉमन कर दिया तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, बीटा माइनस 90 की जगह क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। अच्छा, आप सबको एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है, यहां लिख देता हूं। 10 में अगर माइनस थीटा लिखा हो तो उसका मतलब होता है माइनस में 10 थीटा, और अगर ये मतलब आप समझते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 10 90 माइनस बीटा। देखिए 10 माइनस और ये पूरा है थीटा, 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है, तो हो गया माइनस 10 थीटा। अब आइए, और इधर लिखा है 10 अल्फा। 10 90 माइनस बीटा आप सबको पता है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यानी कि अगर ये 10 90 माइनस बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट बीटा, और इधर लिखा है 10 अल्फा। बात समझिए, 10 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा है, कॉट थीटा होता है, तो 10 90 माइनस बीटा कॉट बीटा हो जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है। यानी इसे मैं हटा दूं यहां से, क्योंकि जगह नहीं यहां पे है समझने के लिए। आपको मिलता है 10 अल्फा इक्वल माइनस कॉट बीटा को आप लिख सकते हैं 1/10 बीटा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पर। ये लाइन है, इसने यहां पर क्या एंगल बनाया था, बीटा, तो 10 बीटा क्या होगा, इसकी स्लोप होगी। यानी 10 बीटा को मैं m2 मान सकता हूं कि इसकी स्लोप अगर m2 है तो -1/m2, और 10 अल्फा, अगर इस लाइन ने यहां पर पॉजिटिव एक्स अल्फा एंगल बनाया तो ये m1 होगा, और अगर मैं m2 को इधर लाऊं तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल -1। यानी जब दो लाइन एक दूसरे पर के साथ परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है। When two lines are perpendicular, then product of their slopes is always -1। क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, -1 होता है। बात आपको सबको समझ आ रही है? ये कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल बता दीजिएगा। सबको समझ आ गया, कोई आपत्ति नहीं किसी को? ठीक, चलिए इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। इसे नोट कर लें क्योंकि कुछ लोग नोट करते दिख रहे हैं, तो जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 11th, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल पर बात करनी है मुझे कि दो लाइन के बीच में एंगल जो बनते हैं वो कैसे फाइंड किए जाएं। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है, सबको पता है, ये वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये लाइन है जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक लाइन और है जिसे मैंने एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मान लीजिए इन दोनों लाइन के बीच में जो ये एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है।
या ऐसे यहाँ पर भी मान सकते हो, ये एंगल बन रहा है जो वो फाई बन रहा है, ऐसे मान लेते हैं। दोनों में से कोई भी एक है, पहले हम किसी एक पर बात करेंगे। थीटा पर बात करेंगे तो ये एक्यूट है तो फाई क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये 90 से छोटा लग रहा तो ये 90 से बड़ा लगेगा, ठीक है ना। तो किसी एक पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है, वो है बीटा, और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो है आपका पॉजिटिव एक्सिस अल्फा। तो एक बात समझिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट है, और ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है तो अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां कर दूं, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर लिख देता हूं, यहां दिख रहा है ना सबको, अल्फा प्लस थीटा इक्वल बीटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर मैं अल्फा को उधर भेज दूं तो थीटा इक्वल आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। दोनों साइड में 10 ले लिया जाए तो 10 थीटा इक्वल हो जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फा। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, थोड़ी बहुत नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अभी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूला याद रखें। 10a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 10 बीटा माइनस अल्फा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन 10a माइनस बी की बात कर रहा हूँ, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो a यानी बीटा और a मतलब b मतलब अल्फा, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ए बी में बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया और इधर हो गया ये 10 थीटा। अच्छा 10 बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा है इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो है, यानी ये स्लोप हो गई। तो इस लाइन की स्लोप मान लीजिए m2 है, इसकी m1 है, तो ये हो जाएगा आपका m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इधर आ जाएगा आपका क्या 10 थीटा। क्या आ जाएगा 10 थीटा। अच्छा थीटा है क्या, थीटा इन दोनों लाइन के बीच में एंगल ही तो है, तो 10 थीटा की वैल्यू यहाँ से ये निकली। तो अगर आप 10 थीटा फाइंड कर सकते हैं तो थीटा भी निकाला जा सकता है। 10 थीटा से हमें वैल्यू पता चल सकती है, तो हमें जब ये पता चल जाएगा तो 10 थीटा जब यहाँ पता चल जाएगा तो उससे हमें थीटा भी क्या होगा पता चल जाएगा। इस तरह से हमें दो लाइन के बीच में एंगल पता चल जाएगा। अच्छा अगर आप कहेंगे नहीं सर हमें फाई चाहिए, आप कहेंगे कि सर हमें फाई का बताइए क्या होगा, तो फाई जो है देखा जाए तो वो 180 माइनस थीटा ही तो है। पूरा एंगल ये कितना बनेगा 180 डिग्री। अगर इतना थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा होगा, यानी फाई का मतलब हो जाएगा क्या 180 माइनस थीटा। तो दोनों साइड में 10 लीजिए तो 10 फाई हो जाएगा क्या 10 180 माइनस थीटा, और 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, तो माइनस और 10 थीटा, 10 थीटा की वैल्यू तो ये है, यानी माइनस लगाया और लिख दिया क्या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो अगर इसीलिए यहाँ पर दोनों आ सकते हैं, ये प्लस में भी आ सकता है और ये माइनस में भी आ सकता है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एंगल कैसा है। एंगल अगर एक्यूट एंगल होगा तो आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो उस पर डिपेंड करेगा, वो तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इन बातों को हम समझ लेंगे। लेकिन एंगल कैसे, दो लाइन के बीच में, दो लाइन है इनके बीच में एंगल क्या बनना है, या तो आप कह सकते हैं सर थीटा बन रहा है, या कोई कह सकता है नहीं सर फाई बन रहा है। तो थीटा बन रहा है तो 10 थीटा निकाल लिया हमने, फाई बनना है तो 10 फाई निकाल लिया, और दोनों में से कुछ भी है ना। तो वो तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी फॉर्मूला याद रखिएगा और तरीका याद रखिए कैसे हमने फाइंड किया, क्यों कैसे फाइंड कर लिया, एंगल कहाँ बन रहा है, ये कैसे आ गया है। तो सबको सारी जानकारी हो गई, समझ गए ना आप सारे लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप यहाँ तक समझ गए। अगर देखिए इतनी बातें समझ आ गई हैं तो आपकी एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपकी सॉल्व होने लगती है, उसमें कोई खास दिक्कत आपको नहीं आती है। पहली एक्सरसाइज आपकी यहाँ से सॉल्व होना शुरू हो जाती है इतनी बातें जान लेने के बाद। तो इतनी बातें आप सबने जान ली हैं, चलिए इसको भी नोट कर लें। ठीक है, और फिर आप चाहें तो आप पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं कुछ नए कंसेप्ट पर भी आपसे अभी बात कर लूँगा। ठीक है ना, मैं आपसे कुछ और कंसेप्ट पर भी बात कर लेता हूँ, फिर एक साथ आप सॉल्व करते रहेंगे। देखिए हम आपको, आपके भीतर मेरा काम ये है कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की एक समझ जो है,
एक अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो। हमारा काम ये नहीं कि मैं आपको रटा दूं सारी चीज़ें, क्वेश्चन सारे रटा दूं, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये काम हमारा नहीं होना चाहिए। एक टीचर का काम ये है कि आपकी उस विषय में एक समझ विकसित की जाए, ठीक है ना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जिसके बाद आप खुद से काम कर सकें। तो मैं अपने इस पूरे जो लेक्चर है इसके माध्यम से क्या कर रहा हूँ, आप में वही समझ विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा तो बिल्कुल मैं आपके भीतर वो समझ बिल्कुल विकसित कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें आपको समझ आई होंगी। चलिए इसे नोट करें, फिर हम आगे की चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए क्लास 11th, इसके बाद कुछ और बातें आपसे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि और भी कुछ बातें हम करेंगे, तो उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं आगे। जैसे मैं आपसे कहूं, आप सब ये तो समझते ही हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको पता है। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये जो है वो वाई एक्सिस है। अब देखिए क्लास, मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक, और वो, अच्छा उससे पहले मैं आपसे कहूं कि अच्छा ये बताइए इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो सकती है। तो एक्स एक्सिस की अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं तो एक्स एक्सिस में एक वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है वाई की वैल्यू। एक्स एक्सिस में वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं आपसे कभी पूछूंगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप कहेंगे सर y इक्वल 0। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ दूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो अब आप तुरंत बता पाएंगे, मुझे बता पाएंगे ना, क्या बताएंगे, x इक्वल 0। बिल्कुल सही, एकदम सही बात आपने कही। चलिए यहीं पर मैं एक बात आपसे और करता हूं। मान लीजिए कि एक लाइन है, एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, दोनों को बातें हम समझाते हैं आपको बारी बारी से। लाइन कुछ इस तरह से जा रही है और ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, समझिए, तो ये इसके पैरेलल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन की इक्वेशन बताइए, या कभी कभी क्या होगा, आपसे कह दिया जाएगा कि एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। या कोई कह दे कि नहीं, एक लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्सिस पर, और तो उसमें बताइए कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, ये इधर बढ़ती जा रही है, इधर भी बढ़ती जा रही है। ये वैल्यू बदल सकती है, पर उसकी एक वैल्यू नहीं बदल सकती, वो है ये हर जगह एक बराबर है, क्योंकि पैरेलल है तो इनके बीच की डिस्टेंस तो कभी नहीं बदलेगी ना। मान लीजिए ये a है, ये कितनी है, a है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी, और ये y एक्सिस की डिस्टेंस है ना, तो इस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी y इक्वल a। अच्छा, अगर ये लाइन इसके बजाय इधर से जा रही होती तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होती, माइनस ए होती। क्या होती, माइनस ए होती। तब इसी लाइन की इक्वेशन हो जाती y इक्वल माइनस ए। बात समझ आई। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताइए, तो आप कहेंगे कि x एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल a। क्या इक्वेशन होगी, y इक्वल a। अब a की वैल्यू प्लस में भी हो सकती, माइनस में भी। प्लस में तब होगी जब लाइन क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, और अगर लाइन नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है तो माइनस में a की वैल्यू हो जाएगी, यानी y इक्वल माइनस a होगा। कोई समस्या नहीं किसी को, रफ कर दें इस बात को। यहीं पर हम ये बात भी समझ लेते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर तो हमने ये जान लिया, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप कहेंगे सर ऐसे बनाइए, ए इस तरह से बनाइए, मतलब लाइन को y एक्सिस के पैरेलल बनाइए। बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है, b है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, ये तो नहीं बदलने वाली ना। x की ये जो वैल्यू है y में चेंज होता रहेगा, क्योंकि लाइन इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, कहीं भी जा सकती है। तो यानी इस लाइन की इक्वेशन हो सकती है क्या, x इक्वल b। और अगर ये लाइन इधर से जाती तो x इक्वल क्या हो जाता, माइनस b हो जाता, अगर लाइन ऐसे जा रही होती
कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना? यानी अगर आपसे कोई कहेगा कि कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन बताइए, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अगर पैरेलल है तो मान x इक्वल b हो सकती है उसकी इक्वेशन, और b की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं। इसी तरह जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन होगी क्या, y इक्वल a और y इक्वल माइनस a। ठीक ना, समझ गए सारे लोग इस बात को? अच्छा चलिए इसे भी नोट कर लें जल्दी से, छोटी मोटी बातें हैं ये, 2-3 बातें मैंने बताई, जल्दी से कॉपी में उसे अपने हिसाब से लिख लीजिए, आप नोट्स अपने बनाते चलिए। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से आप कुछ लोग लिख रहे हैं, जल्दी से लिख लें जो बातें मैंने बोली हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 11th, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाइन की जो वेरियस फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, ठीक है ना, मैं उन पर बात कर रहा हूँ आपसे। और उसमें अगला जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वह मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करने आप जा रहा हूँ आपसे। आप कहेंगे सर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आप क्या कह रहे हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये एक लाइन है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर जो है थीटा एंगल बनाती है, तो इसकी स्लोप m इक्वल क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ m इक्वल, तो आप कहेंगे सर m इक्वल होगा tan थीटा, सही बात है। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो तो m इक्वल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी हो सकता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, हो सकता है। क्या हो सकता है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, हो सकता है ना, y माइनस y1 x माइनस x1। अगर मैं इसको इस तरफ भेज दूं तो ये m के साथ इनटू में हो जाएगा क्या, x माइनस x1, और इक्वल में आ जाएगा y माइनस y1 आ जाएगा। ये जो लाइन है इसी को, ये जो आप देख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए आपको किसी भी लाइन में m पता हो, क्या पता हो? m पता हो, यानी कि आपको थीटा पता हो। जब आपको थीटा पता होगा तो आप m निकाल लेंगे ना, m इक्वल tan थीटा, m इक्वल tan थीटा, आपको m पता चल जाएगा। फिर आपको मान लीजिए ये एक पॉइंट पता है, उस लाइन पर क्या पता है? एक पॉइंट पता है, वो है x1, y1। ये आपको आपने x, y अपने हिसाब से एक पॉइंट लेट कर लिया, इसकी जानकारी आपको नहीं है, इसके बारे में आप जानते नहीं हैं, केवल आप इस पॉइंट के बारे में जानते हैं और आपको ये थीटा एंगल पता हो। और मैं आपसे कहूँ बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। यहाँ पर लिख लीजिए कि इफ वी नो अ पॉइंट ऑन अ लाइन एंड स्लोप ऑफ अ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y minus y1 equal mx minus x1 where x1 and y1 are known points। ठीक है, known point, x1 y1 क्या है? वो पॉइंट है जो आपको पता है। तो अगर आपको किसी भी लाइन में क्या हो कि एक पॉइंट गिवन हो और साथ में आपको थीटा दिया गया हो तो आप m निकाल लेंगे, या m डायरेक्ट दे दिया गया हो, थीटा कोई जरूरी नहीं, आपको हो सकता है m की वैल्यू दे दी है, कह दिया जाए कि एक क्वेश्चन बनाया जाए, कहा जाए कि एक लाइन है उसकी स्लोप है -3 या +3 कुछ बता दें, और उस लाइन पर एक पॉइंट है 3,2, तो बताइए उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? तो हम कहेंगे जो पॉइंट दिए होंगे वो x1 और y1 हो जाएंगे, और जो m दिया गया है वो m की जगह पे रख देंगे और x1 y1 की जगह पे वो पॉइंट रख देंगे, x और y की जगह कुछ नहीं रखेंगे, तो एक इक्वेशन बन करके आ जाएगी x और y में। उसी इक्वेशन को क्या कहा जाएगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाएगा लाइन का, वो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है ना, इसी को पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि पॉइंट गिवन और क्या गिवन? स्लोप गिवन है। पॉइंट गिवन कौन सा? x1 y1, और स्लोप कौन सी गिवन? m गिवन है। तो आपको दो चीजें पता हैं, तब आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाता है। चलिए इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 11th, यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म की। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, अगर किसी भी लाइन में क्या हो, हमें 2 पॉइंट गिवन हो, जैसे एक लाइन दिख रही है, पॉइंट ए गिवन है x1, y1, और पॉइंट बी गिवन है x2, y2। p हमें अननोन, ये तो गिवन नहीं है, तो x y में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो इसके लिए ये है। बाकी हमें 2 पॉइंट गिवन है, पर यहां पर स्लोप गिवन नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन था और क्या गिवन थी? स्लोप गिवन थी। इस वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट गिवन है
पर स्लोप गिवन नहीं है, तब आपसे कहा जाए, इसे 2 पॉइंट फॉर्म कहा जाता है। अब आपसे कहा जाए इस लाइन की क्या फाइंड कर लीजिए, इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करेंगे इस लाइन की इक्वेशन, चलिए देखते हैं। देखिए हम आपसे कह रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करके बताइए। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है ना, ए पी और बी, तो यानी मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ ए पी इक्वल स्लोप ऑफ ए बी। जो AP की स्लोप होगी वही AB की भी स्लोप होगी। जो क्या होगी, AP की स्लोप होगी वही किसकी स्लोप होगी, AB की। तो AP की स्लोप निकालनी है अगर, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट दियो, स्लोप निकालना हो तो कैसे निकलती है, अभी मैंने आपको आप सब जानते हैं। ये हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब आपसे कहा जाए अच्छा AB की स्लोप बताइए, तो आप कहेंगे सर AB की स्लोप होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट दिए जाएं तो स्लोप ऐसे ही तो निकलती है। ठीक, ये AB की स्लोप हो गई। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। यही जो है उस लाइन की इक्वेशन होती है जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो। कौन कौन से पॉइंट गिवन है आपको, x1 y1 गिवन है और x2 y2 गिवन है, वो यहाँ पुट कर दीजिएगा। बाकी x और y की जगह आपको कुछ नहीं रखना है। आपको जो जब भी आपको कोई क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए जाए और कहा जाए इक्वेशन बताइए लाइन की, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। अच्छा, यही फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्लोप के लिए, यही पढ़ा था किसके लिए, स्लोप के लिए। 2 यानी y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1। और ये फॉर्मूला कब पढ़ा था आपने, जब आपके पास m पता था आपको और 1 पॉइंट पता था x1 और y1, यानी इससे पहले, तब आपने यही तो पढ़ा था। तो उसमें और इसमें क्या कोई डिफरेंस है, नहीं है ना। बस m की जगह पर क्या आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ गया। और आप जानते हैं m की यही वैल्यू आपने पहले भी पढ़ रखी है, m की यही वैल्यू आपने क्या कर रखी है, पहले भी पढ़ रखी है। यानी ये हो जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। समझ गए सारे लोग, 2 पॉइंट फॉर्म जान गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं है ना। चलिए अच्छा, इसे भी नोट कर लें, फिर हम अगले इसमें समझते हैं। लाइंस के अलग अलग फॉर्म जान रहे हैं तो हम अगली फॉर्म जान लेते हैं। जल्दी से नोट करें इसे। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, नोट करते रहे, पता क्यों, अभी आप नोट कर लेंगे इसे, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि ये कंसेप्ट आप अब लाइन जब भी आप चैप्टर आपको पढ़ना होगा, आप चैप्टर ना पढ़िए, मैंने जो आपको कंसेप्ट बता दिया आप एक बार पहले उसको देख लें, ठीक है। 1-2 बार देखेंगे तो ये सारी बातें दिमाग में आपके बैठ जाएंगी, फिर आपको कभी जो है दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि आपसे जब भी कहा जाएगा तो आप इसको, अच्छा ये चीज़ें जब आप अप्लाई करेंगे ना ऐसे, तो फिर आपको पता क्या है, आपको पता होगा कि क्यों यही फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला कैसे आया था, आपको इस बात में जानकारी होगी। तो कई बार जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपको क्या करना होगा ना, खुद से ये सारी चीजें करनी पड़ जाती हैं। आपको कुछ दिया होता है, कुछ सोचना पड़ता है, तो वो सारे काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब आपको ये चीजें आपने ऐसे कर रखी होंगी। तो क्लास जल्दी से इसे नोट कर ले, ठीक है ना, सारे लोग नोट करें। देखिए क्लास 11th, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। बहुत सिंपल होता है ये। आप कहेंगे सर स्लोप और इंटरसेप्ट, देखिए ये बात है जब आपको स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट पता हो। इंटरसेप्ट मतलब कि वो लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर मान लीजिए कट करती है और आपको वो पॉइंट पता हो। जैसे ये एक लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है और मान लीजिए आपको ये पॉइंट पता हो कि ये पॉइंट है आपका 0,C, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, C है। तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू C है तो 0,C। अब आपसे और आपको बता दिया जाए कि इस लाइन की स्लोप है m, इसकी स्लोप क्या है, m है। तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो होगा y माइनस y1। अच्छा, y1 की वैल्यू C है और m x माइनस x1। अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, जब एक पॉइंट पता हो और क्या पता हो, स्लोप पता हो। एक पॉइंट पता है और क्या पता है, स्लोप पता है। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। x1 की जगह पर आपने क्या लिख दिया, 0, क्योंकि x1 तो 0 है।
यानी कि m का इंटू एक्स होगा तो ये mx आ जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये इधर हो जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा mx प्लस सी। ये जो होता है इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी का एक केस और हो सकता है, ये मान लीजिए कि इस लाइन ने x एक्सिस को d पॉइंट पर इंटरसेप्ट किया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपका d, 0, और उस कंडीशन में आप निकालेंगे तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू तो 0 है, m पता है, मान लीजिए इसकी स्लोप आपको क्या पता है, m है, तो m और x माइनस d हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल क्या आ जाएगा, m इन ब्रैकेट x माइनस d। ये आपका आ सकता है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। यहाँ पर c अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, आप कहेंगे यहाँ पर जो c है वो उस लाइन ने y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किया है, ठीक है ना, ये वो है। और यहाँ पर अगर कोई पूछे d क्या है, तो कहेंगे लाइन ने x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किया है वो d है। बात समझ आ रही है? अगर कोई ऐसी फॉर्म कभी भी आपको दिख जाए, ऐसा लिखा हो, जैसे मैं लिखूं y इक्वल 3x प्लस 2, तो इसको इससे कंपेयर करिए, तो c की वैल्यू क्या है, 2 है, m की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यानी कि जो c की वैल्यू है वो 2 है। इसका ये मतलब है c का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इस लाइन ने जो ये यहाँ पे किया ये होगा 0,2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे यहाँ पर भी है, बात समझ गया? इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नोट कर लें इसको भी जल्दी से, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 11th, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर केवल क्या लिखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या हो सकती है, मान लीजिए कि एक लाइन है, दिख रही है सबको, ये L लाइन है, और इसने क्या किया है, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है a डिस्टेंस पर कट कर दिया है, और y एक्सिस को b पर कट किया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ये पॉइंट क्या के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0, और मैं आपसे पूछूं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 0, b। और फिर मैं कहूँ अच्छा इस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आप कहेंगे सर 2 पॉइंट दिए गए हैं और 2 पॉइंट से इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। जब 2 पॉइंट गिवन हो तो ये होती है इक्वेशन, अभी बताई थी। इसमें से मैंने लिख दिया y माइनस y1, मान लीजिए मैंने इसको मान लिया x1, इसको मान लेते हैं चलिए x1 y1, इसको x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं, ये मत समझिएगा कि सर इसी को x1 y1 मानेंगे क्या, नहीं। तो मैंने मान लिया ये x1 है, ये y1 है, तो y1 की वैल्यू 0 है, तो y माइनस 0, फिर y2 माइनस y1, तो अगर ये x1 ये y1 है तो ये x2 और ये y2 है, y2 की वैल्यू b है, तो हो जाएगा b माइनस, और y1 हो जाएगा x1 y1 0, तो 0 लिख दिया, अपॉन x2, ये x1 ये y1 ये x2, x2 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस x1 यानी कि क्या a, है ना, और फिर x माइनस a, x माइनस x1 है ना। ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ कर देता हूँ, y इक्वल हो जाएगा b अपॉन माइनस ए, यानी माइनस b अपॉन a, क्योंकि b माइनस 0 करेंगे b यही आ जाएगा, और इधर है x माइनस ए। a को मैं इसके अपॉन में लिख दूं और b को इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा y अपॉन b, इधर इनटू में है ना डिवाइड में, a को इसके अपॉन में लिख दूं, माइनस बाहर ऐसे ही लगा रहने दीजिए, x अपॉन a माइनस a अपॉन a, ऐसे हो जाएगा। ये इसके भी अपॉन में चला जाएगा, इसके भी अपॉन में, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा ये बाहर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y अपॉन b माइनस इक्वल में माइनस का x अपॉन a और प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा प्लस कर देगा, इसको इधर उठा लाइए, माइनस x अपॉन a को इस तरफ ले आइए, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो, तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। और मैं आपसे पूछूं बताओ a और b क्या है, आप कहेंगे सर a है x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किया है लाइन ने वो, और b है जो लाइन ने y एक्सिस पर। मान लीजिए मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि एक लाइन है जो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट कट करती है, उस लाइन की इक्वेशन बताइए, आप तुरंत बता देंगे x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 5 इक्वल 1, ये होगी उसकी इक्वेशन।
क्यों? क्योंकि हमने कहा कि x पर 2 का इंटरसेप्ट कट, 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है, y पर 5 यूनिट का। तो इक्वेशन हो जाएगी x/2 प्लस y/5 इक्वल 1। यहाँ पर जैसे a और b आ रहे हैं, इसी से मैंने इसको बना दिया। समझ गए आप सारे लोग इंटरसेप्ट फॉर्म? चलिए इसको भी नोट करें, फिर हम जल्दी से आगे जो बातें हैं उनको समझते हैं। जल्दी से नोट करें। क्लास 11th, इसके बाद लाइन की एक फॉर्म और बचती है, उसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। इतनी सारे मैंने अभी आपको वेरियस फॉर्म्स बताई लाइन की इक्वेशन की, एक नॉर्मल फॉर्म और बच जाती है, जिसे हम अगली जो है पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी अगले हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतनी ही बातें जो मैंने आपके सामने रखी, आपको उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप अपने सुझाव मुझे लगातार भेज सकते हैं, इसके लिए आप सब लोग जो है स्वतंत्र हैं, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, तो उनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है ना? और आपको पता है कि किस माध्यम से आपको अपनी जो कमियां हैं उनके बारे में अवगत कराना है मुझे। तो उम्मीद है मुझे आपका वो सारे काम करते रहेंगे, और अगर वो करते रहेंगे तो आपको इसी तरह से सारी बातें समझ में आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।